पता नहीं था साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, तो डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे वो। तो उसमें एक साइंटिस्ट बैठा हुआ टेबल पे, वो पेपर पे कुछ लिख रहा है। हाँ। बहुत ही सिनेमैटिक सा होता था वो, कुछ अच्छा सा लिख रहा है, उससे फिर कुछ यूनिवर्स गवर्न हो रहा है, स्पेस टाइम कंटिन्यूम के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो कुछ ऐसा। तो और वो मैथमेटिकल होता था, d/dx समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे लगता था ये सब चीज़ें हैं क्या, बड़ा फैसिनेटिंग थी मेरे लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो, कैसे क्या यूज़ हो रही है? लाइक कैसे हाँ, अभी जैसे कोविड था ना, हाँ। तो कोविड को मॉडलाइज़ किया था इन्होंने कि कोविड का इम्पैक्ट किस मॉडल से कहाँ तक, कहाँ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, किस किस लेवल पे, मतलब किन किन फैक्टर से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कितने लोग ज़्यादा मतलब सफ़र कर रहे हैं। तो ये पूरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का मॉडल ही था वो। सो गाइस, तो आज के वीडियो के हमारे गेस्ट है पीएचडी डिपार्टमेंट से मेरे सीनियर्स। तो यार इससे रिलेटेड बहुत क्वारीज आ रही थी कि पीएचडी में होता है क्या, जनरल स्टूडेंट करते क्या है। तो आज सभी पूरा अपन अच्छे से जानेंगे कि पीएचडी के स्टूडेंट के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है एज ए इंडिया में, और फॉरेन में भी क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा था कि यार मतलब हम मोटिवेट कैसे हों पीएचडी में। तो आज टोटल 5 जो इधर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है पीएचडी के, और बाकी ये 2 हमारे सीनियर है, तो इनका भी पीएचडी कंप्लीट होने वाला है। तो पूरा आज अच्छे से अपन जानेंगे। सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस कर दो आपके नेम के साथ, और आपका किस फील्ड में अभी रिसर्च है। सो मेरा नाम है प्रथम सिंह, और मेरी फील्ड ऑफ रिसर्च है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, और मेरे सुपरवाइज़र हैं प्रोफेसर JC कलिता। हाँ, मेरा नाम है ईश्वर श्रीनिवासन, मेरा फील्ड कॉम्बिनेटोरियल ग्राफ थ्योरी है, और मेरा सर का नाम है H रमेश, प्रोफेसर H। हाय, मेरा नाम विश्वजीत दास है। मेरा भी फील्ड कॉम्बिनेटोरियल ग्राफ थ्योरी है, एंड मेरा सुपरवाइजर भी H रमेश सर है। सेम। मेरा नाम सुमित कुमार, और मेरे सुपरवाइज़र भी वही हैं जो प्रथम के सुपरवाइज़र हैं, प्रोफेसर JC कलिता, और वी शेयर द सेम रिसर्च एरिया एज वेल, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। हाय, मेरा नाम मोंटी दास है, और मेरा रिसर्च एरिया है एनालिटिक PD, और मैं श्वेता तिवारी के अंडर पे हूँ। हाय, मेरा नाम है अनिरुद्धशील, मेरा गाइड है प्रोफेसर नाटेशन श्रीनिवासन, और मेरा रिसर्च एरिया है फ्रैक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन। हेलो, मेरा नाम सुनील है, और मेरा रिसर्च एरिया स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी ऑफ फ्रैक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे सुपरवाइजर है SN बोरा। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि जैसे कि आपका सभी का रिसर्च एरिया अलग अलग है यहाँ पर, तो जब अपन पीएचडी के लिए जब अपन यहाँ पर एडमिशन वगैरह लेते हैं IITs में, तो ये अपने को सिलेक्ट करना रहता है, या फिर मतलब कि एज ए जो प्रोफेसर ऑफर करते हैं वही अपने को लेना रहता है? तो मतलब जब एडमिशन वगैरह अपन जब लेते हैं तो कैसे क्या प्रोसीजर रहता है, एक बार आप बताओ कि मतलब कि यदि ये मुझे एडमिशन लेना है IIT गुवाहाटी किसी इंस्टीट्यूट में, तो उसका प्रोसीजर कैसे क्या रहता है? तो मेनली जो प्रोसीड्योर है, मैं 2019 के बेसिस पे बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि गेट के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे पहले सिलेक्ट किया गया कि कौन कौन आएंगे, फिर उसके बाद रिटन हुआ, उसके बाद फिर से इंटरव्यू होके वहाँ से हम लोगों के टाइम टोटल 8 स्टूडेंट्स को चूज़ किया था, और फिर उसके बाद गाइड यहाँ से सिलेक्ट कर दिए थे वो लोग। मतलब इंटरव्यू के टाइम ही गाइड चूज़ कर लेते कि हाँ ये मेरे अंडर आएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ आके कोर्स वर्क करते करते बीच में गाइड ही तुम्हारे कौन से टॉपिक पे रिसर्च करोगे तुम्हारे साथ डिस्कस करके गाइड सिलेक्ट कर देते हैं। अदर्स वे लाइक फॉर IIT अदर्स वे लाइक CSIR नेट, और भी एक होता है कि IIT से अगर तुम सपोज़ MSc किए हो, तो तुम्हारा अगर 8 पॉइंट CGPA रहेगा तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे मतलब रिटर्न के लिए बैठ सकते हो। 8.5 और अबव, और मे बी 8 अबव, हाँ ऐसा कुछ होता है। अभी NBHM इंस्पायर एनी फेलोशिप इफ़ यू हैव, लाइक NBHM इंस्पायर फेलोशिप, ये सब के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा आप प्रोजेक्ट के थ्रू एंट्री ले सकते हो। अगर डिपार्टमेंट में किसी फैकल्टी के अंदर प्रोजेक्ट निकला है तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, और वो प्रोजेक्ट फिर PhD में कन्वर्ट हो जाता है इन सम केसेस। मतलब कि जो अपन जैसे कि कोई MSc के स्टूडेंट है, यदि वो प्रोजेक्ट कर रहा है यहाँ पर कहीं पर भी, है ना, तो डायरेक्ट अपना मतलब फिर डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। अब नहीं, इंटरव्यू प्रोसेस फिर भी रहेगा। अच्छा, इंटरव्यू प्रोसेस रहेगी उसमें फिर भी। प्रोजेक्ट MSc प्रोजेक्ट होगा, जैसे मतलब एक माइक वॉइस दिक्कत आएगी बस यार। ओके, लाइक DST या SCRB सर्ब वो प्रोजेक्ट निकालते हैं, तो फैकल्टीज़ उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो दे गेट फंड फॉर दैट, एंड ऑन दैट फंड दे हायर सम स्टूडेंट और रिसर्चर। सो ऑन दैट बेसिस दे गेट लाइक ए प्रोजेक्ट
under some faculty, and that project can be converted into PhD if they are doing good in that. So like this thing can be happen. सो मेरा आप सभी से अगला क्वेश्चन मेनली आपसे फर्स्ट ईयर वालों है, तो व्हाट इज़ द मेन मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग PhD? मेरा तो मतलब थोड़ा बचपन से ही था ऐसा। मैं बचपन में नेट जियो देखता था, तो नेट जियो पे मतलब मुझे पता नहीं था साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, तो डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे वो। तो उसमें एक साइंटिस्ट बैठा हुआ टेबल पे, वो पेपर पे कुछ लिख रहा है। हाँ। बहुत ही सिनेमैटिक सा होता था वो, कुछ अच्छा सा लिख रहा है, उससे फिर कुछ यूनिवर्स गवर्न हो रहा है, स्पेस टाइम कंटिन्यूम के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो कुछ ऐसा। तो और वो मैथमेटिकल होता था, d/dx समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे लगता था ये सब चीज़ें हैं क्या, बड़ा फैसिनेटिंग थी मेरे लिए। मतलब मुझे आज भी इन फील्ड ऑफ रिसर्च नहीं ये पता कि मैं मैथ्स में हूँ या फिर फिज़िक्स में परस्यू करना चाह रहा था मैं बचपन से ही, बट आई जस्ट वांटेड कि मैं एक ऐसे स्पेस में हूँ जहाँ पे मैं एक पेपर पे एक बड़ा अच्छा सा कुछ लिख रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो किसी नेचर के लिए, किसी भी सेंस ऑफ नेचर के लिए आगे। तो ये मेरा अल्टीमेट मोटिवेशन था। वो मैथ्स काफ़ी फंडामेंटल थी फिज़िक्स और केमिस्ट्री से भी ज़्यादा, तो दैट्स वाई परस्यूड मैथमेटिक्स। तो अल्टीमेटली वही था, जस्ट टू रिसर्च एंड देन कैसे हो रही सारी चीज़ें, हाँ कैसे हो रही है, हाउ यूनिवर्स इज वर्किंग एंड एवरीथिंग। अभी भी यही है मेरी मोटिवेशन। मतलब मेरा अप्लाइड फील्ड है, सो अभी भी मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस कन्वर्ट करूँगा, उन्हें गवर्न करूँगा कोई फिजिकल फिनोमेना को, और फिर उससे मैं देखूँगा आउटपुट, मतलब आई विल ट्विक सम वेरिएबल्स इन डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैं देखूँगा अच्छा इस चेंज से नेचर में क्या चेंज आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो, कैसे क्या यूज़ हो रही है? लाइक हाँ, अभी जैसे कोविड था ना, तो कोविड को मॉडलाइज़ किया था इन्होंने कि कोविड का इम्पैक्ट किस मॉडल से कहाँ तक, कहाँ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, किस किस लेवल पे, मतलब किन किन फैक्टर से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कितने लोग ज़्यादा मतलब सफ़र कर रहे हैं। तो ये पूरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का मॉडल ही था वो। तो आप उसको स्टडी करके उस सॉल्यूशन को काफ़ी चीज़ें बता सकते हो। मतलब हमेशा आइडियलाइज्ड नहीं बन पाएगा जो आप अजम्पशन लेते हैं मैथमेटिक्स, बट क्लोज टू रियलिटी होता है, हमेशा एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगा। सो दिस वाज समथिंग ऑफ माय मोटिवेशन। और मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर मोटिवेशन है। हम 11th-12th में JEE का कोचिंग कर रहे थे, तो मैथ्स और फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट निकला वहाँ से बिकॉज ऑफ टीचर्स। और जब से हम मैथ्स का इंट्रोड्यूस किए हैं, नंबर्स को इंट्रोड्यूस किए हैं, बहुत फैंटेसी मुझे होता है प्राइम नंबर्स के ऊपर। सो मुझे वो बहुत ज़्यादा सीखना मुझे पसंद आया था, प्राइम नंबर्स और वो सब। तो ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि नंबर थ्योरी ऐसा कुछ है, ऐसा। तो पहला प्यार था मेरा प्राइम नंबर्स, नंबर थ्योरी ऐसा। पर मेरा ट्रैक चेंज हो गया था। आई में बीटेक मैकेनिकल किया मैं, क्योंकि मैथ्स में उतना मिल नहीं रहा था कॉलेजेस में, तो भी मैकेनिकल किया, काम किया। पर काम के बीच में ऐसा लगा बहुत मोनोटोनस वर्क चल रहा था, तो समथिंग आई वाज मिसिंग। सो मैं सोचा पूरा जो बेस था मेरा मैथ्स वो भी मैं भूल रहा था, तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन मैथ्स। तो ऐसा ही जैम निकला, तो मैथ्स के अंदर जाना मेरा तब एक इच्छा था। तो ऐसा ही मेरा मैथ्स टर्निंग पॉइंट, ऐसा ट्रैक चेंज हुआ। तो उसके बाद यहाँ आके मैं उसके बाद मुझे पता चला नंबर थ्योरी के अलावा बहुत कुछ टॉपिक्स है मैथ्स में जो उससे ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग है। जैसे नहीं, मेरा MSc NIT कैलिकट से हुआ था। तो नंबर थ्योरी मेरा फाउंडेशन था, मतलब मैथ्स में घुसने के लिए। और अभी ग्राफ थ्योरी भी बहुत पसंद है। तो अभी ऐसा है कि मैथ्स में जो भी टॉपिक है बस रिसर्च करना है, सीखना है। तो वो इंटरेस्ट टू लर्न ही हमें, मुझे लगता है PhD में हमें मतलब मोटिवेट करेगा। तो एक्चुअली बचपन से ही मेरा रहा है कि मतलब मुझे पता था हमेशा से दैट मैथ्स इज़ समथिंग दैट आई कैन गो विद फॉर माई लाइफ। मतलब कभी भी मैं थकूंगा नहीं मैथ्स पढ़ते हुए, मैथ्स करते हुए। इट वाज लाइक दैट फॉर मी। एंड मेरी जर्नी में भी थोड़ा सा एक मोड़ आया था जब MSc के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, तो मैं सेटल हो सकता था, वहाँ से रुक सकता था, और भी अलग तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स में परस्यू कर सकता था, एक अलग डायरेक्शन में अपने कैरियर को। पर जैसे ईश्वर के साथ हुआ कि कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था लाइफ में कि नहीं, मतलब आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। फिर यहाँ के इंटरव्यू प्रोसेसेस वगैरह के मतलब पार्ट बनने के बाद यहाँ एडमिशन लिया, और अभी मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई रिसर्च। मेरा तो ऐसा नहीं था कि बचपन से PhD करना है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था।
मैं जब बीएससी में पढ़ती थी तब मुझे पता चला कि ऐसे जैम वगैरह में एमएससी करके तब पीएचडी हो सकता है। तो बीएससी मेनली लास्ट ईयर में, तो उसके बाद एमएससी में जाके मैंने फर्स्ट ईयर में ये सोचा था कि अगर कुछ करना है तो पीएचडी में जाऊंगी, क्योंकि अदर्स जॉब का उतना ऑप्शन भी नहीं था। और मुझे यही था कि हायर एजुकेशन करना है, मतलब हायर स्टडी करना है, तो इसलिए मुझे लगा कि पीएचडी बेस्ट ऑप्शन है हायर एजुकेशन के लिए। जैसे कि बाद में पोस्ट डॉक होते हैं या फॉरेन से, इंडिया के बाहर से भी, तो मुझे यही अच्छा लगा, तो मैं इसको चूज़ किया। सो मेरा मीन्स बचपन से ही इंटरेस्ट था 2 चीज़ों में, क्रिकेट, दूसरा मैथमेटिक्स। सो क्रिकेट तो पता था कुछ नहीं हो पाएगा तो करना जो कुछ था वो मैथमेटिक्स में था, बट मेरे को इतना आइडिया नहीं था। इवन लाइक इन माय मास्टर आई नो दैट अबाउट CSR नेट एग्ज़ाम, सो इतना सब पता नहीं था, बट उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें सही हो गई, पता चलता गया। सो अभी सब ठीक चल रहा है। तो ड्यूरिंग माय मास्टर लाइक one teacher told about fractional derivative, like we have seen dy by dx, dx square y by dx square, but in between क्या अगर means जैसे लेबनीज ने ये बताया था कि dny by dxn for n is equals to 1 2 3 and up to so on, like अगर हम n को हाफ ले ले तो तब क्या होगा। तो उस टाइम पे एल हॉस्पिटल ने बताया था कि ये एक अपेरेंट पैराड मीन्स ये एक अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो लेकिन बाद में इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। तो वो जब मास्टर में ये सब चीज़ें, एक नई चीज़ें मुझे सुनने को मिली थी, तो फिर मेरा मन किया कि इस चीज़ को और एक्सप्लोर करना है। तो फिर जब फाइनल सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट कर रहा था सर के अंडर में, सो उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट बना और मीन्स उस प्रोजेक्ट के बेस पे एक पेपर पब्लिश हो गया था ड्यूरिंग माय मास्टर। सो फिर मुझे लगा कि मतलब हाँ, फिर इसी में आगे रिसर्च करना है, तो सेम टॉपिक आई गोट हियर, सो दैट्स माय मोटिव। देखो भाई, मोटिवेशन बहुत होती है, बस 4th ईयर 5th ईयर आने के बाद लगता है कि क्यों आया, लाइफ खत्म। तो कहीं ना कहीं आप सभी का थोड़ा बहुत सही लगा सुनने का तरीका, भैया ने बताया कि यार बचपन से था, ठीक है, तो सभी का अपना डर रहता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मोटिवेशन आएगा, थोड़ा बहुत जैसे कि बताएगा आपको रियल लाइफ मैथमेटिक्स से भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है। हाँ, नहीं अपन जब पढ़ते थे अपने को लगता है कि यार मैथमेटिक्स का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, पर जब धीरे धीरे पता लगता है कि यार हाँ, हर जगह कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगला क्वेश्चन मेरा आपसे कि पीएचडी का कोर्स प्रोग्राम कैसे क्या चलता है यहाँ पर, मतलब कि फर्स्ट ईयर में कैसे क्या होता है, उसके बाद सेकंड ईयर मतलब और कितने ईयर का रहता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि कभी ये 3 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, कभी 4 5 ईयर, ऐसा कुछ ड्यूरेशन वगैरह रहता है। और इंटायर पीएचडी, हाँ, इंटायर पीएचडी कितने का रहता है। और उसके बाद फिर पीएचडी के बाद कुछ पोस्ट डॉक्टरल रहता है ना, तो उसका कैसे क्या रहता है। सो बेसिकली सबसे पहले जब आपका एडमिशन हो जाता है तो 1 साल का कोर्स और एक रहता है आपका। सो विद इन 6 मंथ आफ्टर दैट आपको कॉम्प्रहेंसिव एग्ज़ाम देना होता है। सो बेसिकली 4 या 5 प्रोफेसर बैठते हैं, तो उनके सामने आपका एक वाइवा टाइप होता है। तो वो बेसिकली चेक करते हैं कि आप रिसर्च में जाने के लिए आप तैयार हो क्या नहीं हो, मतलब वो बेसिक चीज़ें आपको आ रही है नहीं आ रही है। सो देन आपका SOS होता है विद इन 6 मंथ। सो आप मीन्स एक प्रपोजल लिखते हो कि मैं इस एरिया में रिसर्च करूँगा, या फिर आपने जितना भी रिसर्च वो किया है, प्रोग्रेस किया है, तो वो आप उसको प्रेजेंट करना होता है। देन हर साल आपको APS देना होता है, एनुअल प्रोग्रेस सेमिनार, उससे आपका प्रोग्रेस पता चलता है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल लाइक हाउ मच टाइम इट विल टेक। सो नॉर्मली टेक 4 to 6 ईयर। एक्चुअली जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होता है हम लोग का, तो यहाँ पे एक्चुअली डिपेंड करता है, नॉट फॉर जैसे कि मैथ्स में 1 साल का होता है हम लोग का जो कोर्स वर्क, किसी डिपार्टमेंट में 6 महीने में कोर्स वर्क हो जाता है। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स का कोर्स वर्क करना ही पड़ता है हम लोग का, ठीक है। और बाकी जिन डिपार्टमेंट में कुछ डिपार्टमेंट में 4 सब्जेक्ट्स ही कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो 6 महीने में हो जाता है। बाकी 6 महीने में वो लोग कॉम्प्रिहेंसिव दे के 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे मैथ्स में होता है कि 1 साल तक कोर्स वर्क करो, 6 महीने में कॉम्प्रिहेंसिव दो। अब जो कॉम्प्रिहेंसिव में क्वेश्चन ये सुनील ने तो बता ही दिया कैसे क्या होता है। और एक होता है कि हम लोग का TA वर्क यहाँ पे, ठीक है, टीचिंग असिस्टेंसिव।
तो वो एक्चुअली हर सेमिस्टर में तुम्हें एक प्रोफेसर के अंडर टीए दिया जाएगा, तो तुम्हें हफ्ते में एक दिन जाके एक क्लास लेना पड़ता है समथिंग उनके अंडर कुछ कोर्स का, और बाकी तो इसने जो बताया वही। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या मिला आपको यहाँ पर, या फिर लगा आपके फर्स्ट ईयर के टाइम पर और अभी आपके लगभग कंप्लीट होने वाली पीएचडी में? आई मीन जैसे आई थिंक ये फील्ड बेस्ड आंसर होगा मेरा। जैसे हमारी फील्ड थोड़ी अप्लाइड वाली है, तो हमने अपने कोर्सेज एमटेक वालों के साथ किए थे। ओके। तो हमारे लिए वन ऑफ द चैलेंजेस वर कि हम मैथ्स बैकग्राउंड से आए हैं एंड वी आर डूइंग कोर्सेज विद एमटेक पीपल। तो हाँ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो अब उस टाइम में क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है कि सिंस यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। सो इफ़ यू हैव टू परफॉर्म गुड इन कोर्स वर्क, तो आपको बड़े बंच के साथ अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, उनके अमंग अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सो वन ऑफ द चैलेंजेस वाज दैट ओनली कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना इनिशियली कि हाँ हम इन एमटेक लोगों के लेवल तक आके कर सकते हैं। ये जो चीज़ें ने हमें ऐसा लगता है बीटेक से पढ़ के आए, हम तो पढ़े ही नहीं हमने एक्चुअली, और हम अभी अभी ओपन हो रहे हैं इन चीज़ों से। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस डेवलप रखना शुरुआत से ही वो एक चैलेंज था कि इट कैन बी डन, हाँ हो जाएगा, करते करते हो जाएगा। इवेंचुअली डज हैपन, बट इनिशियली बनाना कॉन्फिडेंस वाज वन ऑफ द चैलेंजेस आई फेस्ड। चैलेंजेस तो है, जैसे कि हम लोग जहाँ से एमएससी करके आए हैं या बीएससी पढ़ के आए हैं, वहाँ पे बहुत कोर्सेज क्या होता है कि कम पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो कि आईआईटी से जो एमएससी किया है या जो भी हो एमटेक जो उसने कहा, तो उन लोग पहले से बहुत कुछ सीख के आता है। एमएससी सपोज कोई यहाँ से एमएससी कर रहा है, फिर से यहीं पे पीएचडी या कोर्स वर्क कर रहा है, उसके लिए बहुत कुछ ऐसा है कि पहले से किया हुआ है, बस ऐसे रिपीट कर रहा है कोर्स वर्क में। और हम लोगों के लिए क्या था कि एकदम पूरा आके नया सीखना पड़े, जैसे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो उसमें बहुत कुछ जैसे पहले कुछ किए ही नहीं थे, यहाँ पे आके पहली बार नाम सुन रहा हो। कुछ ऐसा बुक्स है कि पहली बार यहाँ पे आके नाम सुना, कि फिर उससे पढ़ना पड़ा। तो ये सब चैलेंजेस बहुत आए हैं कोर्स वर्क में। और रियल एनालिसिस का बहुत कुछ थ्योरम्स वगैरह जो पहले नहीं किया था, तो यहाँ पे आके करना पड़ा। ये सब कोर्स वर्क में होता रहता है। चैलेंजेस मेन तो ये है कि मतलब ये फिक्स नहीं है कि आप जो प्रॉब्लम पे ट्राई कर रहे हो तो वो कब होगा। तो बेसिकली आपको बस कंसिस्टेंट और रहना पड़ता है उसके लिए, और कंटिन्यूस मतलब उस पर काम करना पड़ता है। तो खुद को बस पॉजिटिव रखना पड़ता है उसके लिए। सो वो चीज़ है। सो फिक्स नहीं है कि मीन्स कब आपका वो प्रॉब्लम कंप्लीट होगा, और ना ये है कि वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो ये मेन चैलेंज है। और एक होता है कि जैसे कि तुम प्रॉब्लम कर रहे हो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ढूंढो। कौन सा प्रॉब्लम में तुम काम करोगे, ये ढूंढने में ही पूरा हालत ख़राब हो जाता है। लिटरेचर सर्वे पे सर्वे करते जाओ। तुम सपोज कर रहे हो, करते करते एक हफ्ता बाद देखा अरे दूसरा पेपर उसी में आ गया, मतलब तुम्हारा नहीं किसी और का नया पेपर ही आ गया है उसमें, फिर तुम्हारा काम गया बर्बाद, फिर नया काम ढूंढना। तो ये सब चैलेंजेस आती रहे, मतलब अप डाउन होता ही रहता है इधर। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे फर्स्ट ईयर वालों से कि आपका पूरा दिन का शेड्यूल कैसे क्या रहता है, किसी की क्लास वगैरह चलती है? कौन बताएगा? ये जवाब इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए, है ना भैया? आप बचो और मोन्टी दी। एक्चुअली कोर्स वर्क के टाइम स्केड्यूल कुछ ऐसे रहता है कि हमारे जैसे 6 कोर्सेज हमें पूरे साल में करने होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि पर सेमेस्टर आप 3 कर रहे हो, या पहले सेमेस्टर में 4, अगले में 2, और कुछ ऐसा भी है कि मिनिमम 6 करने होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन सुपरवाइज़र कि वो आपको कुछ 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं, मतलब क्रेडिट या फिर ऑडिट करने के लिए। तो उस हिसाब से फिर अगर उन्होंने एवरेज माने कि 3 सब्जेक्ट आप एक सेमेस्टर में कर रहे हो, तो आपको 12 क्लासेस पूरे 5 दिन में अटेंड करनी होती हैं। तो 2 से 3 क्लासेस उन्होंने एवरेज होती हैं, तो वो कभी भी हो सकती हैं। अब उसके लिए आप कोई पहले से तैयारी नहीं कर सकते, वो मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकती हैं, इवनिंग शिफ्ट में। तो उस हिसाब से जैसे हम लोग जहाँ फर्स्ट ईयर वाले बैठे हैं, हमारे अलग अलग कोर्सेज़ थे हमारे कोर्स वर्क में। किसी की मॉर्निंग में क्लासेस होती थी, तो फर्स्ट टाइम में जैसे हमारी इवनिंग में क्लासेस होती थी, तो उस हिसाब से हम 10-11 बजे तो उठते ही थे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम लेट सोते होंगे रात को। तो इसी तरीके से चलता है कि मतलब आपको बस अपने जो पढ़ाई के घंटे हैं या फिर बाकी काम करने के जो अपने रूटीन्स को मतलब बदलते रहना पड़ता है यहाँ पे, कि जिस हिसाब से कि
जो काम आपको करना है उस हिसाब से ठीक है, अब मेरे पास ये फ्री टाइम है, मैं अब सो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जल्दी सोने वाले होते हैं यहाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत लेट नाइट तक जागने वाले होते हैं। मतलब हर तरीके के लोग आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो स्केड्यूल यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब हर एक मतलब पीएचडी कैंडिडेट का, कि वो कैसे अपनी लाइफ को चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे कि पीएचडी में क्या स्कोप है और पीएचडी के बाद स्टूडेंट के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, क्योंकि इसके मेरे पास बहुत सारे रिलेटेड क्वारीज वगैरह रहती कि ओनली क्या अपन ओनली प्रोफेसर ही बनेंगे या फिर इसके अलावा और कुछ चांस रहेंगे, क्या अपने को किसी कंपनी में जाने का मौका मिलेगा या फिर और कुछ अदर। सो मेन तो यही है कि आप एकेडमिक में जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और हायर रैंक पे। इसके अलावा आप कंपनीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं वो रिस्क एनालिसिस ढूंढती है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ढूंढती है। तो एक मैथमेटिशियन उस चीज़ को, उन प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकता है। सो इंडस्ट्री में भी अभी अच्छा स्कोप हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग वो मैथमेटिक्स को ज़्यादा हायर कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो ज़्यादा रहता है कंपेरेटिव टू अदर फील्ड। सो उसके अंदर भी आपका अच्छा वो है। इसके अलावा आप रिसर्च में कंटिन्यू कर सकते हो, किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके, जैसे DRDO। तो उनको भी मैथमेटिक्स इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता है, तो वो अच्छे मैथमेटिक्स को हायर करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, वो बस एक नज़रिया है। तो मेनली हमें वही दिखाया जाता है कि मतलब सिर्फ एकेडमिक में, इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, वो आपको ढूंढना पड़ता है। इसके अलावा बाहर से फ़ॉरेन से आप पोस्ट डॉक कर सकते हो, या फिर वहाँ पे आप ऐसे रिसर्चर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे अभी लैब भी ओपन हो रहे हैं रिसर्चर्स के लिए, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीएचडी वालों को मेनली जहाँ पे रिसर्च रिलेटेड जहाँ पे जॉब होता है, जैसे R&D वगैरह जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे मेनली होता है। और हमारे यहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर साइंस में बोलो या स्टैटिस्टिक्स में भी यहाँ पे रिसर्च होता है, तो दे कैन गो नॉट ओनली फॉर द प्रोफेसर, अदर्स कुछ कंप्यूटर रिलेटेड एनी जॉब और समथिंग बोलो, स्टैटिस्टिशियन जो भी यहाँ पे है, तो उन लोग रिलेटेड जॉब कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर में तो है बहुत सारा MNC, ये सब में हम लोग जा सकते हैं। या कोई भी कंपनी का भी बहुत सारा ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है, तो हम लोग उसमें भी अप्लाई कर ही सकते हैं कंप्यूटर से। तो हम लोग का मतलब मैथ्स में 3 अलग अलग में है, तो मतलब मैथ डिपार्टमेंट में हम लोग मैथ्स में भी कर सकते हैं, फिर थियोलॉजिकल कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स में भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कंप्यूटर में कर रहे हैं तो हम लोग तो कंप्यूटर साइंस का दूसरा मतलब जॉब में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फिर। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे कि पीएचडी स्टूडेंट को कौन कौन सी फेलोशिप वगैरह मिलती है। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पीएचडी में एंटर करने के किसी इंस्टीट्यूट में बहुत सारे वे होते हैं, तो उसी बेसिस पे एक्चुअली वो वेज स्कॉलरशिप के ही वेज होते हैं। मतलब अगर हर जैसे IITs गेट कंडक्ट कराती हैं, तो हर एक IIT में सबसे जो मेन होता है मतलब स्कॉलरशिप का तरीका, वो होती है इंस्टीट्यूट फेलोशिप, जो आपको गेट बेसिस पे मिलती है। इसके अलावा जितने भी स्कॉलरशिप हैं वो सारी की सारी एक्सटर्नल फेलोशिप में काउंट होती हैं, और वो हमारे पास 4-5 हैं। मतलब वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी मैटर करती हैं। जैसे मैथ्स की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो जैसे NBHM एक एक्सटर्नल फेलोशिप है, इंस्पायर एक फ़ेलोशिप है, ऐसी सेम CSIR UGC फ़ेलोशिप भी मतलब हम ले सकते हैं ड्यूरिंग आवर PhD। बट ये है कि एक टाइम पे हम एक ही फ़ेलोशिप ले सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ हम PhD कर रहे हैं, तो हम एक ही फ़ेलोशिप को ले सकते हैं। और कुछ फ़ेलोशिप के ऐसे भी रूल्स हैं, लाइक से कि मैं अभी IIT गुवाहाटी में मेरा एडमिशन हुआ है और मैंने CSIR की फ़ेलोशिप ऑप्ट की है, और बाय सम कंडीशंस मुझे यहाँ से छोड़नी पड़ी PhD और मैं कहीं और ज्वाइन करता हूँ, तो फिर मैं सेम CSIR फ़ेलोशिप किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं ले सकता। आई मीन आई कैन अवेल दैट ओनली वंस फॉर माई लाइफ। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बट ऐसा है कि जैसे अगर किसी और जगह कोई ज्वाइन कर रहा है बाय सम कंडीशंस, तो वो कोई दूसरी फ़ेलोशिप के थ्रू वहाँ लाइक इंस्टीट्यूट फ़ेलोशिप और अदर्स जो मैंने बताया वो ज्वाइन कर सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग फ़ेलोशिप होती हैं, पर एक टाइम पे आप एक ही ले सकते हो।
ठीक है। पीएमआरएफ में जैसे कि जितना मुझे मालूम है कि 2 एंट्री होती है, एक होता है डायरेक्ट एंट्री, एक लैटरल एंट्री, राइट। तो उसमें क्या होता है कि तुम जब मतलब जब तुम्हारा हो गया, बहुत सारे प्रोसेस होता है। एक तुम्हें जैसे कि कुछ रिसर्च जैसे कि प्रपोजल वगैरह बना के जमा करना पड़ता है, प्रोजेक्ट वगैरह। उसके बाद क्या होता है कि एक इंटरव्यू होते हैं, उसमें से तुम्हारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इसका जो प्रोसेस है वो तुम्हें 4th ईयर तक मिलती है, 4 साल, शायद 4 साल ही मिलते हैं ना पीएमआरएफ का। फर्स्ट ईयर में शायद 70,000 और 75,000 ऐसा कुछ, और उसके बाद 80,000 हो जाता है। और उसका कंटिजेंसी थोड़ा हाई है कि 2 lakhs पर एनम। और इसका फ़ायदा है कि मतलब तुम कहीं पे अब्रॉड वगैरह जा रहे हो कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है यहाँ से डायरेक्टली। जैसे कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप या इंस्टीट्यूट फेलोशिप में क्या होता है कि अब्रॉड जाने के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत कुछ नहीं मिलता है, मतलब जो टीए वगैरह, जो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है। मतलब बाहर से तुमको सपोर्ट के लिए ढूंढना पड़ता है कि एनबीएचएम में अप्लाई करो या डीएसटी में। मगर पीएमआरएफ रहने से क्या होता है कि डायरेक्टली तुम बीएमआरएफ बोलो या सीएसआईआर नेट, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली तुम वो सब कॉन्टिजेंसी वहाँ से तुम अवेल कर सकते हो। नहीं, कोई भी फेलोशिप तुम चाहे इंस्पायर लो, सीएसआईआर इंस्टीट्यूट, पीएमआरएफ या डीएसटी प्रोजेक्ट करो, कोई भी करो, मगर एक ही तुम्हें फेलोशिप लेना पड़ेगा। हाँ, पीएमआरएफ होता है कि आईआईटी और आईआईएसटी, आईआईएससी, आइजर और इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं ना। हाँ, मगर वो फ़ायदा है कि तुम्हारा खुद का फेलोशिप है। और सीएसआईआर, पीएमआरएफ ये सब क्या होता है कि तुम्हारा खुद का होता है कि हाँ, तुम उसको यूज़ कर सकते हो, कंटिजेंसी हाई होता है या टीए वगैरह अच्छा मिलता है। टीए मीन्स द ट्रैवलिंग अलाउंसमेंट, ये सब। हाँ, और हाँ, पीएमआरएफ के लिए क्या होता है कि तुम्हें, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप के अंडर जो लोग हैं, उनको साल में एक बार एनुअल प्रोग्रेस सेमिनार, जैसे कि सुनील ने बताया, एनुअल प्रोग्रेस सेमिनार देना पड़ता है। मगर पीएमआरएफ में क्या होता है कि पीएमआरएफ के लिए अलग से शायद एक एनुअल प्रोग्रेस देना पड़ेगा, मतलब बाहर उनको। हाँ, और फिर होता है कि हमारे यहाँ पे एक टीएशिप तो हम लोग करते ही है यहाँ पे, टीचिंग असिस्टेंटशिप जो होता है। उसके अलावा पीएमआरएफ के लिए भी अलग से बाहर एक कॉलेज में जाके, इंजीनियरिंग कॉलेज में तुमको पढ़ाना पड़ेगा कि वीक में एक लेक्चर वहाँ पे भी देना पड़ेगा। तो मतलब 2 टीचिंग असिस्टेंटशिप करना पड़ेगा तुम्हें अगर पीएमआरएफ हो तो। हाँ, फेलोशिप भी ज़्यादा मिलता है उसमें, जैसे कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप का more than double of the institute fellowship you will get if you selected by PMRF. सो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपको यहाँ पर जो स्कॉलरशिप वगैरह फेलोशिप मिल रही है वो आपके लिए सफिशिएंट है या फिर और उसको बढ़ना चाहिए? और उसके बाद जो फेलोशिप आपने जो बताई अलग अलग, वो रेगुलर टाइम पर मिलती है कि मिलती है? क्योंकि मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, क्योंकि उसने डीएसपी ने बोला था कि अभी 60% हाइक हो सकती है फेलोशिप लगभग, जो सीएसआईआर नेट के थ्रू 31,000 मिल रही है, तो 60% तक हाइक हो सकती है, तो मे भी उसके चांसेस है। तो आपको मतलब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि कैसा, क्या मतलब आपको लग रहा है कि मुझे फेलोशिप बढ़ना चाहिए और आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं? देखो, रेगुलरिटी की जहाँ तक बात है, इसमें जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है और जो यूजीसी के थ्रू जो फेलोशिप आती है वो ऑलमोस्ट पर मंथ आ जाती है। इसके अलावा जो बाकी के मोड्स है, जैसे एनबीएचएम है और सीएसआईआर है, वो ऐसे थोड़ा लेट होती है, जैसे 3 महीने 4 महीने में इकट्ठी आ जाती है। और कुछ और जैसे इंस्पायर फेलोशिप है, वो कई बार ऐसा भी है कि पूरे साल की इकट्ठी आती है, 1.5 साल की इकट्ठी आती है, तो वो डिपेंड करता है। बट हाँ, इतना है जितने दिन आप पीएचडी में रहोगे, जितना आपका पैसा बनता है वो आएगा कभी ना कभी। बट वो रेगुलरिटी का थोड़ा सा इशू अलग अलग फेलोशिप में रहता है। अब हाँ, कंटीजेंसी का भी थोड़ा डिफरेंस इन अलग अलग फेलोशिप में अलग अलग रहता है। जैसे हम यहाँ गुवाहाटी में इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो लोग ले रहे हैं उनको सिर्फ 5,000 पर ईयर कंटीजेंसी मिलता है, यूजीसी 20,000 दे रहा है। ऐसे ही अलग अलग जो मोड्स हैं फेलोशिप के, उसमें कंटीजेंसी का डिफरेंस भी रहता है। दूसरा क्वेश्चन था कि इज़ दिस अमाउंट सफिशिएंट? देखो, आई डोंट थिंक कि कोई भी पीएचडी स्टूडेंट होगा जो इस चीज़ से डिसएग्री करेगा कि नहीं ये पैसे सफिशिएंट नहीं है। कि वो होता है ना, पहले तो वी आर ह्यूमन एज वेल, तो देयर इज़ ऑलवेज नीड फॉर मोर। तो हमेशा होता है कि और चाहिए ऐसे वाला। और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये और चाहिए वाली कोज़ की वजह से ही हम लोग बोलते हैं कि और चाहिए। जैसे हम यहाँ अभी हमें हर सेमेस्टर अपनी फ़ी पे करनी पड़ती है, और जैसे हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस,
तो मतलब पूरा ओवरऑल मिला के मतलब काफ़ी सारे पैसे स्कॉलरशिप के मोर देन 60% तो यहीं इसी में लग जाते हैं। तो आप कैलकुलेट करोगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि अमाउंट हम अपने लिए अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत सेव कर पाएँ। और पीएचडी के बारे में सोचते हुए थोड़ा बोलें कि जैसे ऑन एन एवरेज 24-25 की एज में लोग पीएचडी शुरू करते हैं, और वो कितना क्रूशियल टाइम होता है एक हमारे कैरियर के लिए, आप सब जानते हैं। तो अब कोई पीएचडी 30, 31 या 29 में 28 में ख़त्म कर रहा है, तो वो एक तरीके से अपना मतलब पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं हो सकता अपने इनकम सोर्स के लिए। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी कि इनकी नीड्स स्टूडेंट्स की, स्कॉलर्स की मतलब फुलफ़िल हो पा रही हैं या नहीं। तो अभी जैसे आपने एक रिसेंट आर्टिकल की बात की, तो हमें भी सुनने में आया है कि कुछ 24-5% हाइक हो सकता है फेलोशिप में, एंड विच वी आर गोइंग टू वेलकम। तो इट विल बी गुड अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर्स हमारे हैं और जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए या दिस इज़ फॉर श्योर कि हमें पैसा चाहिए। दैट्स इट। और भी ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फेलोशिप से उनका फैमिली भी चलता है, ठीक है। मतलब फैमिली में भी लाइक अगर 31 मिल रहा है तो आधा से ज़्यादा तुमको फैमिली में भेजना पड़ रहा है, तो फैमिली उन पे मैक्सिमम है कि उन पे डिपेंड है अपने बच्चे पे। तो अगर फेलोशिप जो मिल रहा है उसमें से आधा से ज़्यादा वहाँ चला गया फैमिली में, बाकी तुम्हें जो उसने कहा कि मेस फ़ी या हॉस्टल चार्ज या जो सेमिस्टर फ़ी होता है मेनली वो देना पड़ रहा है, 60% उसी में जो निकाल जा रहा है। तो और फिर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इस समर वैकेशन बोले विंटर वैकेशन में क्या होता है कि मेस बंद हो जाता है, तो उसके टाइम हमें बाहर खाना पड़ता है पे एंड ईट में। जो होता है कि नॉर्मल मेस में जब खाते हैं उससे ज़्यादा मतलब डबल एक महीने में निकाल जाता है। तो वो सब के लिए तो थोड़ा फेलोशिप तो बढ़ना ही चाहिए। नहीं, और एक मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि कोलैबोरेशन में क्या होता है कि सपोज़ 3-4 ऑथर मिलके जो काम कर रहे हैं उसमें एक्चुअली क्या होता है कि काम डिवाइड कर लेते हैं वो लोग कि ठीक है, सपोज़ तुमने थियोरिटिकल, सपोज़ यू आर वर्किंग ऑन, मैं मेनली कंप्यूटेशनल की बात कर रहा हूँ। सपोज़ तुम काम कर रहे हो कंप्यूटेशनल किसी फील्ड में, न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो उसमें क्या होता है कि सपोज़ तुम दोनों मिलके काम करो, तुमने क्या किया थियोरिटिकल पार्ट किया, इसने क्या किया कंप्यूटेशनल पार्ट किया। अगर कोई और रहेंगे वो सपोज़ उसने वो पूरा रेडी किया, जो आर्टिकल ड्राफ्ट वगैरह रेडी किया। तो ऐसे ऐसे होता है कि काम डिवाइड करके कोलैबोरेशन वर्क मेनली होता है। जो मैथमेटिकल बायोलॉजिकल का जो मतलब फिज़िकल पार्ट जो में होता है, फिजिक्स रिलेटेड समथिंग, तो वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट का किसी ने किया, मैथ रिलेटेड जो पार्ट है वो मैथ डिपार्टमेंट का किसी ने किया। तो ऐसे ऐसे कोलैबोरेशन वर्क होता है। मैंने सीनियर से ये सुना था कि आपका पेपर जैसे फॉरेन से जैसे जर्नल्स आते हैं या उनका एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो आप आपका पेपर का एब्स्ट्रैक्ट लिख के वहाँ पे भेज सकते हो। वो लोग एक डेट देते हैं, तो आप अगर आपका पेपर एक्सेप्ट होता है तो वहाँ पे जाके आप अपना पेपर भी प्रेजेंट कर सकते हो, लाइक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट में या बहुत अच्छे जर्नल में। फिर वो लोग अगर आपका पेपर ऐसे लगे कि ठीक है वहाँ पे पब्लिश करने के लिए, तो वो लोग पब्लिश भी कर देते हैं। हाँ, जो ऐसे होते हैं, तो ये सब भी होते हैं। तो टीचर्स लोग जनरली गाइड ये सब इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन से एरिया पे कहाँ पे ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं। मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था लास्ट ईयर, आइजर कोलकाता में था। वो ATM स्कूल पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सारे वर्कशॉप होते रहते हैं। तो वहाँ पे बैचलर, मास्टर और मेनली ये मैथमेटिक्स के लिए होता है। ये TIFR एंड IIT बॉम्बे मिलके कंडक्ट करवाते हैं वर्कशॉप। वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में होता है। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च स्कॉलर, इवन वो टीचर्स के लिए भी होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो आप अटेंड कर सकते हो ATM स्कूल की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे आप रजिस्टर करके। तो वो अगर आपके एरिया से इंटरेस्ट रिलेटेड है तो आप वो अटेंड कर सकते हो। हाँ, कॉन्फ्रेंस तो बहुत सारे होते हैं, जो मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे होते हैं, और साथ में वर्कशॉप, स्कूल वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो वो लोग आप अटेंड कर सकते हो वो सब। कॉन्फ्रेंस में जाने से क्या होता है कि हाँ, अभी तो हाइब्रिड मोड में चलता है ना, अभी ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो ऑफलाइन जाने से क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ जाने से बहुत लोगों से मुलाकात होती है, तो फिर आप उनके साथ अपने फील्ड रिलेटेड कुछ बात करके फिर बाद में इन फ्यूचर यू कैन डू द कोलैबोरेशन वर्क विथ हिम। मतलब अब दोनों के अगर
मैच हो गया कुछ मतलब वर्क रिलेटेड समथिंग, तो आप देन यू कैन कोलैबोरेट विद दैट पर्सन। और क्या होता है कि जो इसने बताया मॉन्टी ने कि कॉन्फ्रेंस में जाने से आप पेपर भी पब्लिश कर सकते हो, मतलब जो पेपर आपने वहाँ पे प्रेजेंट किया तो उसके बाद वहाँ पे आप पब्लिश करा सकते हो उस पेपर को। तो फ़ायदा होता है कॉन्फ्रेंस जाने से, बहुत फ़ायदा होता है कि लोग नए नए लोगों से मिलते हो अपने फील्ड के, और घूमने का मौका भी मिलता है कॉन्फ्रेंस जाने से। सो मेरा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप सभी से, क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे डिज़ाइन करे थे पर अभी थोड़ा सा लाइट शाम हो गई है तो कम ही क्वेश्चन मैं पूछ पाऊँगा। तो आई थिंक यदि आप में थोड़ा बहुत लग रहा हो कि मोटिवेशन आ गया कि हमको पीएचडी करना चाहिए, तो आप सभी से मेरा क्वेश्चन है कि पीएचडी में जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह रहती है, CSN नेट वगैरह गेट, इनकी प्रिपरेशन कैसे करें और व्हाट सजेशन यू वुड लाइक टू गिव टू योर जूनियर्स फॉर पीएचडी और या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो मेरा ऐसा कोई नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना है पर थोड़ा सा डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी रख के पढ़ना है। पर जैसे एक ही प्रॉब्लम अगर तुम सपोज़ करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम को मेरे MSc में टीचर्स लोग मुझे गाइड किए थे। पर जैसे उन लोगों ने बोला था कि एक प्रॉब्लम सपोज़ आप कर रहे हो ना, तो वही प्रॉब्लम जब आपको 7 दिन में बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि फिर से वो प्रॉब्लम गलत करो। तो एक दिन में जितना पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ो, और बाकी बाद में जाके वही प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हो तो जाके आपको उसमें गलत ना हो। और अपना खुद का नोट्स बना के पढ़ो अगर पढ़ना है तो। और क्लियरेंसी जैसे थोड़ा तो मतलब अच्छे से जैसे क्लियरली पढ़ो, कुछ भी पढ़ो पर अच्छे से। मैंने जैसे किया था कि मैं अपना खुद का नोट्स बनाई थी और खुद के नोट्स पढ़ी थी, बस ऐसे ही मैंने प्रिपेयर किया था। और PhD जैसे पढ़ के तो नेट गेट हो जाते हैं, इतना भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ़ है। पर जो जर्नी हम फेस करते हैं हम इंटरव्यू के टाइम पे, कि हम बहुत जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं पर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये वो जाके थोड़ा मन ख़राब हो जाते हैं ऐसे। पर जितना भी मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और जैसे मैंने जब भी इंटरव्यू देती थी मैं हमेशा ये सोच के जाती थी कि मुझे डरना नहीं है इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि मेरा नेट हो गया था पर मैंने प्रॉब्लम फेस किया था इंटरव्यू के टाइम पे। तो मैं हमेशा ये सोच के जाती थी कि मुझे डरना नहीं है, क्योंकि सामने जब हम इंटरव्यू देते टीचर्स लोग बैठे रहते, मतलब रूम पे एंटर करने से ही दिमाग खाली हो जाते हैं कभी कभी उनके बातों से, या वो लोग जैसे बोलते हैं, वो लोग बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, पर फिर भी अंदर पे थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन या डर जैसा लगता है। तो मैं हमेशा ये सोच के जाती थी मुझे चाहे कुछ भी हो जाए डरना तो नहीं है, क्योंकि अगर डरूंगी तो जो भी आता है वो भी भूल जाऊंगी, कुछ सोच के बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो डरना नहीं है, और टीचर्स लोगों का क्वेश्चन अच्छे से सुन के रिप्लाई करना, और ऐसा नहीं कि गिव अप नहीं करना है कि टीचर्स पूछ रहे और मैं बस खड़ी हूँ बोल नहीं पा रही। एटलीस्ट ट्राई करो कि वो लोग चॉक डस्टर लेने बोलते बोर्ड पे लिखो, तो वो लोग वही देखते हैं कि तुम कितना ट्राई कर रहे हो। तुम ऐसे नहीं है कि बस सर बोल रहे हैं तुम सोच के बस गिव अप कर रहे हो, तो कभी गिव अप नहीं करना है हर चीज़ पे। तो वो अच्छे से तैयारी करके, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी बात होता है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो या इंटरव्यू में हो, तो वो रख के थोड़ा जाना पड़ेगा। देखो PhD भी अब जो भी आप क्वेश्चंस पूछें ये सब सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PhD लाइफ में है मेंटल हेल्थ, पेशेंस, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ना नहीं है PhD, रिसर्च करना नहीं है, लाइफ जीना कैसे है वो भी PhD में ही सीखेंगे हम। बहुत सारा डिफ़िकल्टीज आएंगे, खाना नहीं अच्छा होगा, बहुत सारा होगा। 5 साल एक जगह रहना वो इतना आसान काम नहीं है, और क्या पता हमें हमारा गाइड के साथ कभी कभी ये होता है, तो उसको कैसे डील करना है। तो सिर्फ एकेडमिक सोच के मत आना कि PhD में हमको ये फैंटेसी होता है मूवीज़ वगैरह देख के या कार्टून्स देख के, यार साइंटिस्ट है PhD के रिसर्च है तो यार लैब पे रहेंगे ऐसा इक्वेशंस ही सॉल्व करते रहेंगे बोर्ड पे। ये नहीं है PhD, या ये रिसर्च नहीं है।
रिसर्च कहीं भी हो सकता है, घूमते समय हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर उसके लिए एक मेंटल हेल्थ चाहिए, एक पॉजिटिविटी चाहिए हर समय, पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, कि कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये सब एकेडमिक से ज़्यादा ये सब इम्प्रूव, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं चाहिए कि मुझे ये इतना साल में ये करना है, उतना साल में वो करना है, ये भी नहीं चाहिए। तो वी शुड बी मेंटली स्टेबल, ताकि हम पीएचडी लाइफ स्मूथ होगा। तो ये मैं बहुत सारा मेरे सीनियर्स के देखा या कुछ ऐसा कहानियाँ सुना, तो इसलिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोर देन एकेडमिक फॉर मी। ये ज़्यादा ऐड करना चाहिए। मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि पीएचडी जैसे एक लॉन्ग जर्नी है, तो 5 साल यहाँ पे रहना है। जैसे उसने बोला कि हम घर से बाहर रहते हैं, हमें बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। उसने जैसे बोला, तो पढ़ाई के साथ साथ जैसे आपको खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना, ये लोग जिम जाते हैं जो इनको पसंद है वो लोग, हाँ ये सब बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जिम इन द सेंस कि आपको क्या अच्छा लगता है करने में। ये लोग बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको जो पसंद है ना पढ़ाई के साथ साथ उस चीज़ में भी आप इन्वॉल्व रहो, चाहे कुछ और करना पसंद हो, या जैसे यूट्यूब वगैरह लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने माइंड को एक जगह पे रखना, हमेशा बुक के साथ, ये आप 5 साल तक नहीं रख सकते हो। जैसे मुझे फील होता है, या सीनियर्स ने भी जैसे मुझे गाइड बोला है, मेरे गाइड ने भी बोला है, तो उन सब चीज़ों में भी खुद को इन्वॉल्व रख के फिर आप 5 साल तक, वो जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो तो हमेशा वो माइंडसेट पहले से ही रखना कि हमें जैसे डिप्रेशन आते हैं तो खुश रहना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, तो पढ़ाई के साथ साथ भी वो चीज़ें करना पड़ेगा। और ये अच्छे से बोलेगा बाकी चीज़ें। हाँ, तो बेसिकली यही है कि रिसर्च है, ठीक है, आप यहाँ आ गए हो तो किसी की जल्दी किसी की थोड़ा लेट हो ही जाएगी, बट खुद की मेंटल हेल्थ और मेंटली अपने आप को फिट, स्टेबल और कंपोज्ड रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके जो बाकी पैशंस हैं आप उनको थोड़ा फॉलो कर सकते हो। यहाँ आपको पीएचडी लाइफ टाइम देती है अपने इनर सेल्फ को पहचान के थोड़ा ग्रो करने की। जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कभी फिजिकली मतलब कभी कुछ नहीं किया था, दे डोंट इवन रन इन देयर लाइफ, आई मीन उनके पीछे कभी कुत्ते भी नहीं पड़े शायद तो यहाँ आके वो रनिंग करते हैं, कोई अलग अलग गेम्स ट्राई करते हैं कि उनके लिए कौन सा गेम बना है, स्पोर्ट्स या फिर स्विमिंग, डांस या फिर और भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि अपने आप को थोड़ा सा मतलब एकेडमिक्स के साथ साथ बैलेंस रख सकें। जैसे हम लोग हैं, हमें मतलब जो हमें एकेडमिक्स के अलावा पसंद है, हम मतलब सब काम करते हैं यहाँ, ऐसा नहीं है। और एक और ज़रूरी चीज़ जो पीएचडी लाइफ में जो मतलब मुझे अभी तक फ़ील हुई है और मैंने सुना भी है बाकी लोगों से, कि यहाँ आके आप कहीं से भी पीएचडी कर रहे हो, आप दोस्त बनाओ, क्योंकि हर चीज़ से निकलने के लिए वो दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपकी पीएचडी में ऐसे फेज़ आते हैं जहाँ आप बहुत किसी काम में अटक गए हो, आप एकेडमिकली कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपके दोस्त आपकी बहुत हेल्प करते हैं। मतलब इट इज़ नॉट ऑलवेज़ लाइक कि वो आपको सोल्यूशन देंगे, बट उनके साथ शेयर करना, और वो होता है ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि समवन इज़ विद मी ऑल द टाइम। सो ऐसे परिवार जैसा सा एक फ़ील आता है। तो being with friends all the time feel good in PhD life according to me, and I think ये सब मुझसे एग्री करेंगे इस बात में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने PhD लाइफ में आपको मतलब ध्यान रखनी चाहिए, और बेसिकली बाकी सब तो बता ही चुके हैं ये लोग। बस दो लाइन बोलूँगा कि देखो, जैसे खेलना कूदना या जो भी तुम दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो, दैट इज़ योर पैसन। सो पीएचडी कर रहे हो मतलब ये भी तुम्हारे एक पैसन के अंदर ही आता है। तो वो सब पैसन अगर मतलब पीएचडी में आ गए 5 साल, तो तुम्हें मेंटली फिज़िकली दोनों में फिट रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम अगर वो सब पैसन फॉलो करोगे ना, तो ये वाला पीएचडी वाला पैसन भी तुम्हारा देखना बहुत स्मूथली हो जाएगा। सिर्फ काम करते रहना, लैब में बैठे हो सिर्फ काम कर रहे हो, ये सब करने से दिमाग पूरा सच में बंद हो जाएगा। एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा कि तुम 1 घंटा बाहर जाओ, निकलो, जैसे कि ये लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी कि फिज़िकली मेंटली फिट रहो, फिर देखना काम भी बहुत आराम से हो जाएगा। क्या होगा?
जैसे कि ईश्वर, सुमित, मोंटी और अनिरुद्ध ने बताया कि आप लोगों को फिजिकली और मेंटली फिट रहना है। सो फिजिकली के लिए आप कोई गेम चूज़ कर सकते हो, क्रिकेट, वॉलीबॉल। आईआईटी आपको एक्सपोजर देता है गेम्स के अंदर भी, तो यहाँ पे इंटर आईआईटी गेम्स भी होते हैं, तो उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फुटबॉल, ऐसे कई सारे गेम्स आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप रनिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, तो उनकी भी रेगुलर वर्कशॉप यहाँ पे होती रहती है। सो इसके अलावा अगर जैसे आप हाँ, कल्चरल एक्टिविटी भी होती रहती है यहाँ पे, तो वो उसमें भी आप एंजॉय कर सकते हो। और घूमना फिरना अगर आपको अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, तो वो भी आप साथ में कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें साथ में लेके आपको चलना पड़ता है। सो बेसिकली आप 4 से 6 साल इस चीज़ को दे रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर आप किसी एरिया के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो वो चूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। हालांकि मैंने ऐसे भी सीनियर्स को देखा है जिनको पहले किसी एरिया की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी और उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया है। तो पहले एमएससी में उन्होंने इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके बाद मतलब बहुत अच्छा रिसर्च भी किया है। बट जेन्युइनली अगर आप किसी एरिया में इंटरेस्टेड हो तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा, तो वो चीज़ आपको अच्छा ज़रूरी है। और जैसे सुमित ने बनाया कि दोस्त ज़रूर बनाओ, या फिर दोस्तों से कंटिन्यूसली बातें करते रहो, तो वो भी चीज़ें ज़रूरी है। आप किसी फैमिली मेम्बर से कर सकते हो, ऐसे दोस्त से कर सकते हो, तो वो भी आपको ड्यूरिंग दिस ईयर आपको पॉजिटिव रखेगा, तो वो चीज़ें भी ज़रूरी है। और बाकी जो आपको अच्छा लगे, जैसे किसी को फ़ोटोग्राफी अच्छी लगती है, जैसे ईश्वर बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करता है, पिक्चर डालता रहता है आईआईटी की, तो ऐसे अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है या किसी को यूट्यूबर बनना है जैसे आप ये काम कर रहे हो तो वो चीज़ें भी अच्छी है। जो भी आपका मन करे, डांस का तो सिंगिंग का, तो वो सब भी आप साथ में लेके चलो तो अच्छा रहेगा और अच्छी जर्नी रहेगी आपकी। हाँ ठीक है भैया, जैसे कि आपने बोला ना कि मतलब स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम जाती है कि डिमोटिवेशन वगैरह रहता है कि यार मतलब पता नहीं चलता कि अपन मतलब जैसे कि डिमोटिवेट हुआ है ना। और जैसे कि आपने बोला कि फ्रेंड्स वगैरह बनाओ, तो जो हमारा स्टार्टअप में जो करने का जो प्लान कर रहा हूँ इसी से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है ना। क्योंकि देखो स्टूडेंट लाइफ में होता है कि यार डिमोटिवेशन समझ में नहीं आता कि अपन चीज़ें कर क्यों रहे हैं। लेट सपोज अपन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपन आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद अपन आईआईटी कॉलेज में आएंगे, तो आईआईटी जेईई की जब प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे बच्चों को पता नहीं रहता है कि यार आईआईटी की लाइफ कैसी क्या है। और ये बात मैंने रियली ऑब्जर्व करी है। और जैसे कि आपने सबने बताया कि यहाँ पर आपका 4 to 5 ईयर में डिमोटिवेशन, चैलेंजेस फेस करना, सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं सभी के साथ रहती है, वेदर आप एमएससी के स्टूडेंट हो। अब जैसे कि मैंने अपने सभी आईआईटीज़ के जो फ्रेंड वगैरह है उन सभी से मैंने बात करी, एनआईटीज़ वगैरह के अपने क्लासमेट से बात करी, तो ये चीज़ें आ रही कि यार आप किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो आपके पास जो स्किल है, जिस फील्ड में आपको अच्छा होना है, वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रही है। तो डेफिनेटली मतलब इन सभी को देखते हुए एक स्टार्टअप हमने करने का अभी सोचा है। उसमें ये प्लान रहेगा हमारा कि जो अभी आईआईटी जेईई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको हम डायरेक्ट आईआईटी के स्टूडेंट्स कनेक्ट कराएंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, ताकि उनको अच्छे से गाइड कर पाए। और जो स्टूडेंट अभी आईआईटी कॉलेज में एमएससी कर रहे हैं, वो यदि लेट सपोज उनका किसी सॉफ्टवेयर फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस जिसको अपन बोलते हैं, उनको हम डायरेक्ट जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जो मेरे कुछ फ्रेंड है, सीनियर वगैरह आप कह सकते हो, उनके साथ हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, ताकि उनके अंदर एक प्रोजेक्ट करे अच्छे से वो, ताकि उनमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले कि यार हाँ चीज़ें और कैसे कर रही है। तो अभी कुछ मेरा ऐसा कुछ प्लान है, तो जल्दी उसको हम लॉन्च कर देंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया, और अभी नाइट भी बहुत हो चुकी है, ठीक है। तो डेफिनेटली कभी फ्यूचर में टाइम मिलेगा तो एक वीडियो आपके साथ ज़रूर हम शूट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। कुछ बोलना लास्ट में?